प्रिय बच्चों, आज हम बात करेंगे एक तीसरे दृष्टिकोण की। अभी तक हम बात कर चुके हैं जो ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण है उसके बारे में, फिर जो उद्विकासीय दृष्टिकोण है उसके बारे में। ये एक तीसरा जो उपागम है, जो अप्रोच है, जिसका प्रयोग हम सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, मैरिज एंड फैमिली में समाज के अध्ययन में करते हैं, और समाजशास्त्र में भी इस उपागम का प्रयोग होता है, सामाजिक मानव शास्त्र में भी होता है। और आपको मालूम ही है कि सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, मैरिज एंड फैमिली सामाजिक मानव शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो जो ये अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, इसके बारे में चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र में यह सबसे अधिक, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रचलित उपागम है और इसलिए महत्वपूर्ण है। किंग्सले डेविस ऐसा मानते हैं कि वर्तमान में समाजशास्त्र में जो भी कुछ लिखा गया है या काम किया गया है उसका लगभग 3/4 भाग, मतलब 3/4 of whatever has been produced in sociology is in a way are done with the help of, with the use of this approach. So और हम समाजशास्त्र में इसके लिए अलग अलग नाम से भी अभिहित करते हैं। जैसे हम कई बार इसे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम कहते हैं, कई बार हम इसे प्रकार्यात्मक उपागम कहते हैं, प्रकार्यात्मक विश्लेषण या प्रकार्यात्मक सिद्धांत, है ना, या फंक्शनल ओरिएंटेशन के रूप में भी हम इसे अभिहित करते हैं। लेकिन जो सबसे प्रचलित जो नाम है वो है फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद है, और आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह एक अध्ययन की पद्धति है, एक उपागम है और सिद्धांत है, तीनों ही हैं। समाजशास्त्र में विद्वानों ने इसकी विवेचना तीनों रूपों को ध्यान में रखकर ही की है। किंग्सले डेविस का कहना है कि समाजशास्त्र और प्रकार्यात्मक विश्लेषण दोनों के परिप्रेक्ष्य, उपागम, अध्ययन की पद्धतियाँ, मान्यताएं, समस्याएं और सीमाएं आदि एक जैसी हैं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण अथवा प्रकार्यवाद समाजशास्त्र का पर्याय इसी प्रकार से हो जाता है, क्योंकि लगभग 3/4 जो हिस्सा है समाजशास्त्र में जो कहा गया है वो लगभग इसी के माध्यम से कहा गया है। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि जो दूसरे दृष्टिकोण से जो अध्ययन किए गए, कहे गए हैं, वो भी हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अधिकांशतः जो है इसी अप्रोच के माध्यम से अध्ययन हुए हैं। तो अभी हम थोड़ा संक्षेप में इसके इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र में इसका इतिहास जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का क्या रहा है। ये थोड़ा सा हमें सहायता करेगा और बेहतर तरीके से इसको समझने के लिए। कहना चाहिए कि जब हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के इतिहास की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत की बात करें, तो जैसे समाजशास्त्र की शुरुआत ऑगस्ट कॉम्ट ने की थी और उन्होंने जो अध्ययन किए थे वहीं से एक तरीके से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की शुरुआत भी हुई। समाज के जिस वर्तमान पक्ष के सोशल स्टैटस जिसके ऊपर उन्होंने बल दिया था कि सोशियोलॉजी को जिस दो पार्टों में, दो भागों में हम अपने अध्ययन को देखना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि समाज के दो पक्ष होते हैं, सोशल स्टैटिस एंड सोशल डायनामिक्स। डायनामिक्स जो है वो परिवर्तनशील पक्ष है और जो स्टैटिस है वह जो स्थायी पक्ष है। तो जिस स्थायी पक्ष की उन्होंने बात की थी वो ही एक तरीके से समाज के अंगों के बीच के परस्पर अंतर्निर्भरता और जुड़ाव के अध्ययन पर बल देने को का आग्रह करता है, और वहीं से एक तरीके से हम मानते हैं कि इस सिद्धांत, इस दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। फिर हर्बर्ट स्पेंसर दूसरे समाजशास्त्री हैं ऑगस्ट कॉम्ट के बाद,
जिन्होंने समाज के अध्ययन में मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक उपागम को और आगे बढ़ाया और उसको और विकसित किया। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में उन्होंने समाज की एक जीवधारी के रूप में कल्पना की और जैसे थ्योरी ऑफ स्पीसीज में जीवधारी के विकास की बात किसने, डार्विन ने की थी। तो लेकिन और जैसे ही आप एक जीवधारी की कल्पना करते हैं तो एक पक्ष तो जो है उसके विकास को लेकर के है, जिसको हम उद्विकास के माध्यम से समझते हैं। तो एक अवधारणा वहाँ से विकसित हुई और दूसरी जो अवधारणा कि जीव है तो निश्चित रूप से उसके विकासात्मक पक्ष होने के साथ साथ उसका एक स्थायी पक्ष भी है कि जीव है तो उसके विभिन्न अंग हैं तो वो विभिन्न अंग किस प्रकार से अपने जीव जो है अपने स्वास्थ्य को, अपनी स्थिति को, अपनी दशा को बनाए रखता है और उसको बेहतर करने की कोशिश करता है और उसके लिए विभिन्न अंग कैसे उसमें योगदान करते हैं। तो इन विभिन्न अंगों के परस्पर समन्वय को, परस्पर क्रिया को, परस्पर अंतर्निर्भरता को इस स्थायी वर्तमान पक्ष के माध्यम से जाना जा सकता है। और इसी को समझने के लिए, इसी को और बेहतर तरीके से व्याख्यायित करने के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का विकास हुआ। और फिर इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में हर्बर्ट स्पेंसर के बाद इमाइल दुर्खीम का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो भी अध्ययन किए, चाहे धर्म को लेकर के हो या डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी को लेकर के हो या टोटेमिज्म जो उनका अध्ययन है, ये सब जो अध्ययन है इनमें इसी फंक्शनल अप्रोच के माध्यम से समाज के विकास को और समाज के पक्षों को समझने का प्रयास किया गया। उनके बाद इमाइल दुर्खीम के बाद आप देखिए कि रैडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोस्की ने इसको अपने अध्ययनों में आगे विकसित किया। एक और महत्वपूर्ण योगदान आर.के. मर्टन के द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की जो है उसका विश्लेषण और उसको समझ को विकसित करने का काम किया। उनकी जो पुस्तक है आर.के. मर्टन की सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है इस दृष्टिकोण से। और उन्होंने अपने से पहले के जितने भी समाजशास्त्री और मानवशास्त्री थे, जिन्होंने इस उपागम का प्रयोग किया था, उनसे संबंधित सभी विचारों, सिद्धांतों का उन्होंने एक आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है इस पुस्तक में। और जो कुछ उनको लगा कि अभी तक जो प्रकार्यात्मक समझ समाज के बारे में इन लोगों ने विकसित की है और उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं, तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसका संशोधन भी एक तरीके से प्रस्तुत किया है इस पुस्तक में। तो हम बहुत संक्षेप में हम यहाँ पे थोड़ा सा मर्टन का जो योगदान है उसके ऊपर ध्यान देंगे। हाँ, कि उन्होंने कहा कि अपने से पहले के जो समाजशास्त्री थे और जिन्होंने फंक्शनल अप्रोच का प्रयोग किया था और उसका अध्ययन करने के बाद उसका जो आलोचनात्मक मूल्यांकन उन्होंने किया, उसमें उन्होंने ये बताया कि हम उनके पूर्व के जितने ही प्रकार्यवादी थे, उन्होंने मुख्य रूप से सब में ये पाया जाता है कि सामान्यतः 3 परस्पर संबंधित जो पोस्टुलेट्स हैं या अब जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को सबने माना और वो उनके हिसाब से ये बहुत अनावश्यक थे और विवादास्पद हैं। और ये 3 जो प्रमुख मान्यताएं, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म जो है उन्होंने फंक्शनलिज्म का प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ये 3 जो परस्पर इंटर रिलेटेड जो पोस्टुलेट्स हैं, जो कि अननेसेसरी हैं और विवादास्पद हैं, वो क्या हैं? वो 3 हैं। सबसे पहला कि सबका मानना कि
समाज में प्रकार्यात्मक एकता होती है ना। यानी कि जितने भी समाज में जो भी अंग हैं वो सब का एक फंक्शन है, मतलब, और वो एक फंक्शनल यूनिटी है उसमें, मतलब सब मिल करके, निश्चित रूप से सभी अंग मिल करके समाज की व्यवस्था को, समाज के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ समाज में ऐसे भी अंग हो सकते हैं जो फंक्शनल यूनिटी के लिए काम नहीं करते हों, मतलब उसके बारे में और हम चर्चा करेंगे कि कैसे नहीं करते हैं। कि कुछ तो हैं, अधिकांश जो हैं वो करते हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल ना करते हों, या कुछ ऐसे भी हों जो डिसफंक्शनल हों, जो समाज को हानि भी पहुंचाते हों, ऐसे भी अंग हो सकते हैं। मॉर्टन से पहले वाले के जितने भी समाजशास्त्री थे उन्होंने ये दृष्टिकोण नहीं दिया। उनके हिसाब से समाज में जो भी कुछ है वो इसीलिए है क्योंकि वो समाज के लिए उपयोगी है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में, समाज को बेहतर करने में, समाज को अच्छे से काम करने में सहायता देने के लिए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पहली जो मान्यता है वो फंक्शनलिज्म की, वो ये है कि प्रकार्यात्मक एकता। दूसरा उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, मतलब जो भी चीज़ है, जो भी अंग है वो निश्चित रूप से इसीलिए है क्योंकि वो कोई फंक्शनल काम करता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि इंडिस्पेंसिबिलिटी, अपरिहार्यता, यानी कि जो काम वो काम कोई अंग कर रहा है वो केवल महत्वपूर्ण काम ही नहीं कर रहा है बल्कि इंडिस्पेंसिबल है, यानी कि उसके काम को कोई दूसरा अंग नहीं कर सकता, इसलिए उसका विकास हुआ और इसलिए वो अस्तित्व में है। और इसको भी उन्होंने डिस्प्यूट किया कि वो ऐसा भी नहीं है कि जब कोई एक अंग समाज में काम करना बंद कर देता है, किसी कारणवश से उसका लोप हो जाता है, या काम ढंग से नहीं कर पाता, पूरा जैसा करना चाहिए नहीं कर पाता, तो दूसरे समाज के अंग उसके काम को सप्लीमेंट करने लगते हैं या टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान समाज में हम देखते हैं परिवार का एक बहुत बड़ा काम था बच्चों का लालन पालन पोषण करना, है, अभी भी है, परंतु जो वर्तमान परिस्थितियों में जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं और आवश्यकताएं बदल रही हैं, घर के जो सदस्य हैं वो सभी बाहर काम करने जाते हैं, माएँ भी जाती हैं और पिता भी जाते हैं, तो बच्चों को कौन देखेगा, संभालेगा। तो समाज में क्रेचेस, है ना, शिशु गृहों का अस्तित्व में आई, और बच्चों के लालन पालन पोषण, हालांकि उनमें उसकी अपनी अपनी कुछ जो भी कमियां हो सकती हैं, बट एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट सोसाइटी ने उसका विकसित किया। तो जो इंडिस्पेंसिबिलिटी का जो क्वेश्चन है कि जो भी अंग है समाज में वो निश्चित रूप से इसीलिए है क्योंकि वो अपरिहार्य है, इस को भी उन्होंने, मॉर्टन ने कहा कि ये भी एक विवादास्पद है और अनावश्यक पक्ष है जो उसके पहले के समाजशास्त्रियों ने, मानवशास्त्रियों ने इन मान्यताओं को मान करके अपने अध्ययन किए। और इसी से संबंधित इसको लेकर के उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया आर के मर्टन ने, और फंक्शन को प्रॉपरली एक तरीके से रीडिफाइन किया कि सोशल फंक्शन क्या है। फंक्शन के उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं, प्रकार्य, कार्य और दुष्कार्य, यानी कि फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल। कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कार्य जो अंगों के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वो प्रकार्य ही हो, यानी कि समाज के फायदे के लिए ही हो। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अकार्य हो सकते हैं, मतलब दे हैज़ नो कॉन्सिक्वेंस फॉर द सोसाइटी, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो डिसफंक्शन है, सोसाइटी को हार्म करने वाले हो सकते हैं, है ना, समाज को तोड़ने वाले हो सकते हैं, तो ये भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है अंगों के द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है वो हमें दिखे ही, है ना, तो कई बार लेटेंट रूप से भी फंक्शन होते हैं। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन वो है जो हमें समाज में दिखता है कि वो कार्य समाज के पक्ष में, समाज के हित में या अहित में क्या काम कर रहे हैं, और जो मैनिफेस्ट फंक्शन वो ये है कि वो अदृश्य रूप से काम करता रहता है और उसका प्रभाव हमें बाद में अलक्षित रूप से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो समाज की इकाइयाँ हैं उनके कार्यों का पुनर्विभाजन किया, प्रकार्य, कार्य और दुष्कार्य में, और प्रकार्य के 2 रूप बताए, प्रत्यक्ष कार्य और अप्रत्यक्ष कार्य। उसी प्रकार से दुष्कार्य के भी 2 रूप हो सकते हैं, प्रत्यक्ष दुष्कार्य या अप्रत्यक्ष दुष्कार्य। तो ये है
आपके जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसके बारे में कुछ जानकारी जिसके द्वारा हमने समझा कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसको किन अलग अलग नामों से हम जानते हैं, उसकी क्या प्रमुख मान्यताएं हैं, कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया। और ये हमने समझा कि अभी भी ये समाजशास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण एक अवधारणा है और दृष्टिकोण है, और अधिकांश अध्ययन जो हैं समाजशास्त्र में लगभग इसी अवधारणा के आधार पर किए गए हैं, और इसमें समय समय पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, है ना, जिसमें आर.के. मर्टन और एक और नाम है जो अभी यहाँ पे हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन वो जान लीजिए कि टैलकट पार्सन्स का नाम उसमें उपलब्ध है। और उसके बाद तो और भी नई धाराएं विकसित हुई फंक्शनलिज्म के भीतर, जो हम बाद की कक्षाओं में या अन्य अवसरों पर पढ़ेंगे, जैसे न्यू फंक्शनलिज्म, है ना। और दूसरा इसमें एक सबसे बड़ी समस्या रही है फंक्शनलिज्म में कि कॉन्फ्लिक्ट को या संघर्ष, सामाजिक संघर्ष को इन्होंने उपयोगी नहीं माना, बल्कि फिर लेकिन ऐसे भी लोग हुए फंक्शनलिज्म के चिंतनधारा में जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को भी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से, फंक्शनलिस्ट दृष्टिकोण से, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया और उसके महत्व को समझाया। तो लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ही। आप लोग इसके ऊपर इसको और थोड़ा सा गहराई से पढ़िए और इसके ऊपर अपने नोट्स जो है तैयार करें। धन्यवाद।